प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम रघुवीर साहे द्वारा रचित कविता काला नंगा बच्चा पैदल और आत्महत्या के विरुद्ध कविताओं की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। जो पहली कविता है काला नंगा बच्चा पैदल, इस कविता में कवि ने एक निर्धन और बेसहारा पिता पुत्र का चित्रण किया है। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित काला नंगा बच्चा पैदल शीर्षक कविता में से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने बढ़ती जनसंख्या, गरीबी और भीख मांगने की समस्या को उजागर किया है। कवि ने भिखारी के एक बच्चे को मोटर गाड़ी के नीचे आने से बचाने के प्रसंग की ओर संकेत किया है। काला नंगा बच्चा पैदल बीच सड़क पर जाता था और सामने से कोई मोटर दौड़ाए लाता था। कवि ने एक दिन सड़क पर चलते हुए एक काले नंगे बच्चे को देखा। वह सड़क के बीचों बीच पैदल चल रहा था। दूसरी ओर से कोई व्यक्ति तेजी से मोटर कार चलाता हुआ आ रहा था। तभी झपटकर मैंने बच्चे को रास्ते से खींच लिया। मेरे मन ने कहा कि यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। कवि ने अपने आप को खतरे में डालकर झट से बच्चे को एक तरफ कर लिया। तभी कवि की आत्मा से आवाज आई कि उसने यह अच्छा काम किया है। तभी देखकर एक भिखारी मैंने उससे यूँ पूछा, क्या यह ऐसा तुम्हारे है? वह पल भर भी ठिठका बोला, हाँ। उसी समय कवि ने एक भिखारी दिखाई दिया। उसने जिज्ञासावश भिखारी से पूछा कि यह बच्चा तुम्हारे साथ है? फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब, इसकी माँ गुजर गई है, इसके दो भाई भी मैंने दिए गवा। मैं अपने से पूछ रहा हूँ, मैं यह सुनकर क्यों भागा? पहले तो भिखारी को डर सा गया, किंतु कुछ संभल कर बोला, हाँ, यह बच्चा मेरे साथ है। शायद उसके चेहरे पर एक आशा की झलक दिखाई पड़ी। उसने आगे बताया कि उस बच्चे की माँ मर चुकी है। इस बच्चे के दो भाई पता नहीं कहाँ खो गए हैं। भिखारी की बात सुनकर के कवि भाग खड़ा हुआ। अब उसे वहां से भागने का पश्चाताप हो रहा था। वह अपने आप से क्यों एकदम सो गया वह कि जो था मुझसे एकदम जागा। अपने आप से पूछता है कि वह वहां से क्यों भागा। उसके हृदय में जो सहायता की भावना उत्पन्न हुई थी वह एकाएक कहाँ चली गई और क्यों चली गई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कविता में जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है, उस समस्या को इस कविता के माध्यम से उठाया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ निर्धनता की समस्या को भी उठाया। भाषा सहज, सरल एवं स्पष्ट है एवं व्यंग्यात्मक है। साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्द योजना पूर्णतः विषय अनुकूल है। मुक्त छंद में लिखी गई है। प्रसाद गुण है। दूसरी कविता आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध कविता में कवि का शंखनाद है कि आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, परंतु निरंतर आत्महत्याएं हो रही है। यह देखकर कवि के मन में बड़ी पीड़ा है। इस कविता का प्रसंग भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत पद्यांश या काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है समकालीन हिंदी कविता में संकलित एवं श्री रघुवीर साहे द्वारा रचित आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता में से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने आत्महत्याओं के विरुद्ध विचार व्यक्त किए हैं। आत्महत्याओं का जो सिलसिला थम नहीं रहा, इसे देखकर कवि के मन में बहुत पीड़ा है। कवि ने अपनी पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त किया है। कैसे?
जब से मैंने यह कविता लिखी, कट रहे जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप सब दिन मरे पड़े मिलते हैं नौजवान। कवि का कथन है कि जब से मैंने यह कविता लिखी है कि आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, तब से ही काटे जा रहे जंगलों के किनारे राजमार्ग के समीप पर हर रोज नौजवानों के शव मिलते हैं। लाश का हुलिया सुन कोई जानता नहीं कौन था, मान लिया जाता है कैसे मरा होगा, मरने का कारण अब थोड़े ही शेष है। लाश की पहचान नहीं हो सकती कि यह कौन था, उसकी मृत्यु का केवल अनुमान ही लगाया जाता है कि कैसे मरा होगा। मरने का कारण अब थोड़ी ही शेष है। हुलिया संक्षिप्त होता जा रहा है, जितने कम कपड़े उतना छोटा हुलिया, चेहरे पर जाति की छाप मिट रही है। कहते हैं उसकी मृत्यु का केवल अनुमान ही लगाया जाता है ये कि कैसे मरा है। उसके शरीर पर वस्त्र भी कम है, जातिगत पहचान भी नहीं रही। गांव के सियाने तो मौत का कारण हताशा बताते हैं और वयस्क समवेत स्वर में अनेक नाम लेते हैं, पर उसका नाम है हत्या। गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण हताशा है, निराशा है, जबकि उसकी आयु के जो लोग मृत्यु के अन्य कारण बताते हैं। कवि ने निष्कर्ष रूप में कहा कि वह केवल हत्या है। यह शून्यकाल है, इस युग के बदलने का 20वीं शताब्दी जाने से पहले धोखा दे रही है। कवि की मान्यता है कि यह समय शून्यकाल का है, अर्थात 20वीं शताब्दी के अंत और नई सदी के आरंभ होने का समय है। 20वीं सदी जाते जाते संसार को धोखा दे रही है, अर्थात इसमें जो मानव हित के काम होने चाहिए वह नहीं हुए। कि सारे संसार में आ रहा है नवयुग, अर्थात 21वीं सदी, अर्थात नई सदी आने वाली है। पीने उड़ाने पहने खाने का समय। खाने पीने वाले खुद उसे धोखा समझते हैं। कुछ लोगों का मत है कि नया युग खाने पीने व मौज मस्ती का युग होता है, परंतु ऐसे लोग भी इसे धोखा ही समझते हैं। सत्य मानते सिर्फ भूखे और प्यासे लोग, जिनको पता होनी चाहिए असलियत यह युग है जिसका अंत हमें दिखता है, पर अगले युग का आरंभ नहीं जानते। मनहूस शून्य के अथाह में पाँव नहीं टिकते। क्या कहता है? किंतु समाज के भूखे प्यासे लोग इसे सत्य मानते हैं, क्योंकि भूख प्यास पहले ही की भांति बनी हुई है। इस सदी का अंत इसे हमें इसी यथार्थ का बोध कराता है कि हम डूबते नहीं उतराते रहते हैं। बार बार कोशिश है कि हर एक संवाद अर्थहीन हो गए। जो लोगों के संबंध मध्यस्थों द्वारा बनाए गए, आज इस टूटते रिश्तों को सार्वजनिक मान्यता देते हैं, अधेयता करते हैं। प्रबंध की एक शैली का उद्घाटन जनता के साधनों से नए लाभ की यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, शून्य में घोषणा करता है विचारक। पढ़े लिखे लोगों के भी सिद्ध होता है कि संवाद मर गया। कर्म ही लोकतंत्र की मदद करता है। विध्वंसक लोकतंत्र दोनों मिलकर विचारधारा चलाते हैं कि कोई विचार नहीं, हत्या ही सत्य है। हम भी भयभीत, ऐसा ही भी भयभीत है। यूँ कहकर भीड़ में समर्थ छिप जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया कि जो विगत युग के अंत से हमें भली भांति परिचित है, किंतु आने वाले युग का आरंभ कैसा होगा इसका बोध हमें नहीं है। दोनों युगों के बीच का यह अशुभ काल अत्यंत अस्थिर है। इसमें कोई विचार क्षेत्र नहीं बन सकता। सब डूबते हुए तैरते रहते हैं। कवि कहते हैं कि उसका प्रयास है कि ये संवाद अर्थात लोगों के विचार अर्थहीन हो जाएं, लोगों के संबंध मध्यस्थों द्वारा स्थापित हों। किंतु आज के युग में बिखरते और टूटते संबंधों की सार्वजनिक मान्यता दी जाने लगी। कवि ने वर्तमान अवस्था पर व्यंग करते हुए कहा कि आज ऐसी प्रबंध शैली अपनाई जा रही है जिसमें जनता के साधनों से नए लाभ प्रबंधों तक को पहुंच सके। कवि के कहने का भाव है कि पिछली सदी में भी आम आदमी से धोखा हुआ और इस युग में भी नए नए ढंगों से उसे चला जा रहा है। यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, विचारक शून्य काल में ऐसी तरह तरह की घोषणाएं करते हैं
किंतु शिक्षित लोगों के विचार के अनुसार यह संवाद भी समाप्त हो गया। वास्तविकता तो यह है कि इस क्रमहीन लोकतंत्र में की सहायता नासवान अर्थात विध्वंसक लोकतंत्र करता है। दोनों मिलकर एक नई स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें हत्या की सच्चाई है। इस स्थिति में विचारवान लोग और बेसहारा सभी भयभीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न करके शक्तिशाली लोग भीड़ में ही सम्मिलित हो जाते हैं। वे इस प्रकार पहचाने नहीं जा सकते। संपूर्ण कविता का भाव यही निकलता है। नए युग में उन स्थितियों की ओर संकेत किया गया है जो लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। कवि ने इसे ही हत्या का नाम दिया है। भाषा सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली है, भाव अनुकूल है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद में लिखी गई है।